पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत 27 जून को कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देश में समान नागरिकता संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कहा, एक घर दो कानूनों से नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह से एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। भारत के संविधान में भी नागरिक के समान अधिकार की बात की गई है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है। भोपाल में पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट मैसेज दिया। प्रधानमंत्री का ये बयान तब आया जब बीते दिनों ही लॉ कमीशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर देश के नागरिकों से समान नागरिकता संहिता पर उनसे लिखित सुझाव मांगे थे। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? यूसीसी हमेशा से ही बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, लेकिन कांग्रेस की मसले पर राय जुदा है। इस मसले पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने बुधवार को समान नागरिक संहिता के पक्ष में प्रधानमंत्री के तर्क का विरोध करते हुए कहा कि परिवार को देश के बराबर नहीं माना जा सकता है और आशंका व्यक्त की कि ऐसी व्यवस्था से विभाजन और गहरा होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव है, लिहाजा बीजेपी एक बार फिर से राष्ट्रीय मुद्दों को राज्यों के विधानसभा चुनाव में उठाने की ओर आगे बढ़ रही है। यूसीसी के मुद्दे के जरिए बीजेपी को नफा होगा या नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस मुद्दे ने विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस मसले की मुखालफत या पैरोकारी दोनों स्थिति में नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज चर्चा करेंगे जीत का मोदी मंत्र। कॉमन सिविल कोड वो मुद्दा है जो हमेशा बीजेपी की प्राथमिकता में शामिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने और कश्मीर में धारा 370 हटाने में बीजेपी कामयाब रही है। अब बीजेपी समान नागरिक संहिता को लागू करने की वकालत कर रही है। हाल ही में भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी पर खुलकर अपनी बात रखी। पीएम ने इस मुद्दे पर अपनी बात करने के लिए मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना? क्या यूसीसी का मुद्दा विधानसभा चुनाव में जीत का मोदी मंत्र है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं रमाकांत पटेल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ विकास बौंद्रिया जी हैं बीजेपी से, आपका स्वागत है। हमारे साथ केदार शंकर जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कुछ देर में होंगे आशीष दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल रमाकांत जी आपसे। कांग्रेस कह रही है कि हमारे सुर में सुर मिलाओ, लेकिन आप तो बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। ऐसे में कैसे होगी विपक्षी एकता? देखिए विजेंद्र जी, यूसीसी संविधान के आर्टिकल 44 में है और इसको लागू करना चाहिए था, बहुत पहले भी लागू हो जाना चाहिए था। इसको लागू करने के लिए तमाम राज्यों में सभी दलों से, सभी समाज के लोगों से बृहद रूप से चर्चा करने की जरूरत है। और इस पे एक बात और मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, वो ये कि पहले भी केंद्र सरकार ने बहुत सारे फैसले दिए हैं। आपको याद होगा जीएसटी लागू करना, आपको याद होगा नोटबंदी करना। तो बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इस प्रकार के कोई फैसले अब आगे ना लिए जाएं। आपको याद होगा कि लॉकडाउन लगाया गया, लाखों लोग देश भर के परेशान हो गए, नोटबंदी हुई,
करोड़ों लोग देश भर के परेशान हो गए, ना मालूम कितने लोग तो लाइन में लग के मर गए। तो ऐसे तानाशाही से कोई चीजें ना हो, सर्वसम्मति से बृहद चर्चा के बाद कोई निर्णय लिया जाए। तो यूसीसी की तो बात हो गई, क्योंकि मध्य प्रदेश में भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे जी। इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी यहां पर, परिवारवाद। मैं उनको और भाजपा के लोगों को भी याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से अछूती नहीं है। मैं कुछ नाम बताऊंगा। राजनाथ सिंह जी को आप जानते हैं, उनके बेटे पंकज सिंह विधायक हैं। नहीं, मैं मोदी जी की ही बात कर रहा हूं, बस मैं 20 सेकंड लूंगा, 20 सेकंड लूंगा विजयन जी। कैलाश सारंग, बेटे विश्वास सारंग, कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय, बाबूलाल गौर, कृष्णा गौर, विजय राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और सबसे बड़ा उदाहरण अमित शाह जी का बेटा यूपीएससी करके गया था, बीसीसीआई का जो है ये सचिव है, क्या यूपीएससी करके गए थे? इनकी तो शकल भी मिलती है पिताजी से। तो परिवारवाद का इनसे बड़ा उदाहरण कोई नहीं होता है। ठीक है, मैं रुक करूंगा केदार शंकर जी का। केदार जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? अगर देश में यूसीसी लाना चाहती है बीजेपी की केंद्र सरकार, तो आपकी पार्टी कहां खड़ी है? अभी मैं आपके उसी पे सुन रहा था, उन्होंने कहा, एक बड़ा एग्जाम्पल दिया सरल भाषा में समझाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर एक परिवार में 2, 3, 4 बच्चे हैं तो उनके लिए अलग अलग नियम क्यों हैं। पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो हमारे परिवार में जो लोग हैं अभी, क्या उनके पास सारी चीजें बराबर हैं? आर्थिक रूप से क्या सारे लोग बराबर हैं? क्या सारे लोगों के पास धार्मिक अधिकार है? क्या सारे लोगों के पास रोजगार के साधन है? क्या सारे लोगों के लिए न्यायिक व्यवस्था एक जैसी है? जब तमाम चीजें उनके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तमाम चीजों में बड़े स्तर पर डिफरेंस है, ये आप हम लोग जानते हैं और वेरी प्रैक्टिकल है। मैं इसमें कोई कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे गांव में ही जहां मैं बैठा हूं अभी, वहां पर भी अलग अलग श्रेणी के अलग अलग लोग हैं। तो अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, तो इसमें अगर सेम कानून बनता है तो अपर जो सोसाइटी है वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेगी। अब ये देखिए, ये अल्टीमेटली बातें वहीं पर आती है कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। भाई एक स्टेप ही आ गया, सबको समान कानून आ गया, सबके लिए आरक्षण बंद हो गया। ये धीरे धीरे तमाम चीजों को खत्म करके एक वर्ग तक ये फायदा देने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए देखिए, जो अभी रमाकांत जी ने कहा, मैं कुछ चीज बहुत हद तक उनसे सहमत हूं। बहुत बड़ी चर्चा करने की जरूरत है, बहुत बड़ी चर्चा करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपकी पार्टी भ्रम फैलाती है। बहुत बड़ी, अभी कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, आप बोल रहे हैं कि लोगों को नुकसान होगा इससे। देखिए, इन्होंने चर्चा नहीं की। 8 PM वाले जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, 8 बजे आए, नोटबंदी की, क्या परिणाम निकला आज आप खुद अपने उस पर देख लीजिए कि आज इनको 2000 का नोट बंद करना पड़ रहा है। कितनी जो मनी है वो सर्कुलेशन में डुप्लीकेट आ चुकी है। 88,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है, आरबीआई से वहां तक पहुंचा, उसका कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद में जीएसटी लगाया, जीएसटी लगा तो दिया, फिर उसके बाद में इनको कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आया, पूरी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई। कुछ लोगों को बहुत फायदा हुआ उस डिस्टर्बेंस के पीछे। ठीक है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई लोगों को फायदा हुआ। ठीक है, इसी तरीके से ये जो लॉकडाउन लगाया, बिना सोचे समझे अगर आप करोगे काम, तो ये परिवार के मुखिया होने के नाते आपका निर्णय नहीं हो सकता। आपने परिवार का उदाहरण दिया, तो जितनी भी देश की पार्टियां, आऊंगा, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, वो एक परिवार है देश का जी। तो सभी लोगों से पूछकर, सबकी सहमति से जो निर्णय हो वो करना चाहिए। ये तो करते ही नहीं, खुद के ठीक है, आऊंगा सर आपके पास। जी जी, हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में आशीष दुबे जी। दुबे जी, क्या लगता है आपको कि बीजेपी एक बार फिर से अपने कोर एजेंडे पर है? वो चाहती है कि तमाम विपक्ष के नेता उसकी तैयार पिच पर बैटिंग करें? देखिए, बीजेपी की मोटे तौर पर जो है सरकार में आई थी तो 3 वादों के साथ आई थी। एक तो राम मंदिर था, 370 था, और ये था, ये थी कॉमन सिविल कोड। तो 3 बड़े थे, तो 2 तो उन्होंने अपने स्तर पर जो भी उनका कहना है कि वो पूरे कर दिए हैं। तीसरे पर अब उनका जोर है, लेकिन एक तो इस पर थोड़ा यूँ है कि चुनाव बहुत करीब है, लगभग साल भर उससे भी कम समय है चुनाव में। तो उस वक्त पर ये मुद्दा आया है, तो जाहिर तौर पर इसका सियासी रंग इस पे चढ़ेगा और इसका विरोध भी होगा, समर्थन भी होगा, और एक राजनीतिक टकराव भी इसमें बनेगा। तो अब इसको जो लागू करने के लिए, देखिए,
जब अंबेडकर ने इस पर बहस हुई थी 1948 में, तब उन्होंने कहा था कि इस पर बहस के बाद उन्होंने इसे वापस लिया था, और उस वक्त भी ये बात आई थी कि इसको भविष्य में कभी संसद स्वैच्छिक तरीके से पारित करेगी। तो उसके बाद एक लंबा समय हो गया, आज 70 साल करीब हो गए हैं, और वो चीजें मतलब आकार नहीं ले पाई। अब जरूरत ये हो सकती है कि देखिए, जब ये इतना एक क्रूशल दौर है, चुनाव का भी है, देश में और भी सारी चीजों के काम चल रहे हैं, और बहुत सारा बदलाव देखा जा रहा है सभी मोर्चों पे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इस पर जरूरी है कि सरकार आगे पहल करे और इस पर एक साझा सहमति बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करे, क्योंकि मोदी जी ने अगर इसको मध्य प्रदेश की धरती से एड्रेस किया है इस यूसीसी के बारे में, तो उसके क्या राजनीतिक मायने हैं? उसके सीधे राजनीतिक मायने ये हैं कि उन्होंने चूंकि अपने देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, यहाँ से 10 लाख जो उनके कार्यकर्ता हैं, बूथ मैनेजमेंट जो करते हैं, तो मोदी जी ने जो किया है वो मध्य प्रदेश के चुनाव, विधानसभा चुनाव के साथ साथ उन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में यूसीसी से एक स्वाभाविक तौर पर जनरली ये माना जाता है कि जो मुस्लिम वर्ग है वो थोड़ा सा अनमना हो जाता है इस यूसीसी पर जी। लेकिन मध्य प्रदेश में संख्या, समीकरण और वो सब इस तरह की नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रभावित हो, वो इससे चुनाव बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इससे देश के चुनाव पर या एक एजेंडे पर से प्रभाव पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में ये मोटे तौर पर माना जा सकता है कि जितने भी मध्य प्रदेश में क्षेत्र हैं, 3, 4, 5 जो जिले हैं जहां पर ये थोड़ी संख्या प्रभावित करती है, खास तौर पर अल्पसंख्यकों की, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक अगर देखा जाए, तो ये एक प्रयोग हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव के लगभग 6 महीने बाद या 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। तो मध्य प्रदेश, इसका एक प्रयोग हो सकता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश से बात कही है, तो वो इसको यहाँ पर एक बार प्रयोग करके देखेंगे, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा इस पर इस तरह से नहीं पड़ेगा जितना देशव्यापी जो पड़ेगा, और खास तौर पर विपक्ष के गठबंधन पे पड़ेगा। ठीक है। हमारे साथ रमाकांत जी भी है। रमाकांत जी, आपकी पार्टी 370 पर बीजेपी के साथ थी, यूसीसी पर भी बीजेपी के साथ है, लेकिन अध्यादेश जो लेकर आई है उसमें विपक्ष का समर्थन मांग रही है। जब आप एक हाथ से लेते हैं तो दूसरे हाथ से आपको देना भी पड़ता है, ये राजनीति का दस्तूर है। ऐसे में फिर आपका साथ क्यों दूसरे दल देंगे? देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो संविधान के अनुरूप बात कर रहे हैं जी, लोकतंत्र के मुताबिक बात कर रहे हैं। संविधान में धारा 44 में यूसीसी के लिए पटेल साहब, अध्यादेश लाना और फिर कानून बनाना, वो भी तो कानूनी है ना? बिल्कुल, मैं बतला देता हूं। अध्यादेश लाया गया, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 050 से फैसला दिया है कि चुनी हुई सरकार के पास में अधिकार होने चाहिए जनता के काम करने का, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए, तमाम तरह के फैसले दिए हैं, और उसको चौथी पास व्यक्ति ने बदल दिया 8 दिन के भीतर। क्या बात कर रहे हैं आप? तो इसमें तो समर्थन मांगना पड़ेगा, जहां लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा। 4वीं पास 10वीं पास, इसका जिक्र मत कीजिए सर, ये गलत है। विजेंद्र जी, आप बतलाइए कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को 8 दिन में अगर कोई बदल देता है तो उसको आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पढ़े लिखे व्यक्ति ने बदला है। सर, आप राजनीति कर रहे हैं। संसद सबसे बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी संसद है सर, ये तो आपको भी पता होगा। न्यायपालिका से बड़ा कुछ नहीं है, न्यायपालिका से बड़ा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लोगों के लिए भगवान है। आप समझिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जाएगा तो जो लोग इस काले कानून के खिलाफ हैं, हम उनका साथ देंगे, हम उनसे साथ लेंगे। ठीक है। अब जो लोग इस काले कानून के पक्ष में हैं, हम उनके साथ। विकास भाई जुड़ गए, मैं आऊंगा आपके पास। विकास भाई, आपका चर्चा में स्वागत है। आपकी पार्टी कह रही है कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते हैं, लेकिन चिदम्बरम साहब बोल रहे हैं कि देश और घर दोनों में अंतर होता है, आप घर की संज्ञा नहीं दे सकते। इससे अराजकता फैलेगी सोसाइटी में अगर आप यूसीसी लेकर आएंगे तो। विकास भाई, देखिए, चिदम्बरम साहब जनता को न समझे, न समझा सकते, इसलिए वो अराजकता की बात करते हैं, इसलिए वो घबराहट की बात करते हैं। इनका अपना एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि देश में सभी धर्म मत के लोग, सभी भौगोलिक क्षेत्रों के लोग, सभी भाषा के लोग, एक स्वभाव बनता जा रहा है देश का कि जो संविधान की अनुच्छेद 44 में एक निमित्त दिया था कि हमें एक दिन कॉमन सिविल कोड
देश में लागू करना चाहिए, वैसा माहौल बन रहा है। हम बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये देश के नागरिकों के बेहतरी के लिए है। ये देश में असमानता को खत्म करेगा। वो लैंगिक हो, वो जाति धर्म के आधार पे हो, वो आर्थिक आधार पे हो। हमें एक बेहतर भारत बना के भारत को तेजी से विकास करने में ये कानून हमें सहयोग, ये संहिता सहयोग करेगी। देखिए बड़ा कंफ्यूजन है। अब मेरे को आपने ऐसे लोगों के साथ बिठाया है आज चर्चा करने के लिए जो जनतंत्र में संसद को सर्वश्रेष्ठ नहीं मान रहे कानून बनाने के मामले में। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी सुन रहे हैं सर, वो सुन रहे हैं आपको। थोड़ा सा चुपना भी चाहिए मेरी ये बात जो मैं बोल रहा हूँ। पर यूसीसी पे आपका समर्थन कर रहे हैं विकास भाई, रमाकांत जी यूसीसी पर समर्थन कर रहे हैं आपकी पार्टी का। वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यूसीसी को चल रहा है, इस बात को समझ आप कौन से क्या हो भाई? फिर भी अरे किस कक्षा से पढ़ के आ गए हो आप इस तरह का आरोप लगा रहे हो? अरे इनको हटाओ पहले विजेंद्र जी, आज के बाद ऐसे आदमियों को मत बैठाना। क्या समझ रखा है इन्हें? अरे विकास जी, आप सुप्रीम कोर्ट को क्या समझ रखे हैं? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले कभी आरोप कैसे लगाया? मैं बोलूं? हिम्मत कैसे बोलिए विकास भाई, अपनी बात कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। विकास भाई, केदार भाई आऊंगा आपके पास, पूरा समय दूंगा, आऊंगा केदार जी हो या केदार जी हो, मेरी बात सुनिएगा। ये बोल रहे इनको केदार जी को बदलाने का पूरा मौका दे दीजिए, फिर मैं कह दूंगा। बोलिए विकास भाई, बोलिए। केदार जी हम पूरी तरह से अपना बदलाव खत्म कर दीजिए। इनको माफी मांगनी पड़ेगी, ये विकास को माफी मांगनी पड़ेगी। क्या समझ भरपूर इनको अधिकार नहीं है पब्लिक डिबेट करने का, कोई अधिकार नहीं है पब्लिक डिबेट करने का। लोगों ने अरे आप क्या समझ रहे हैं? आपको अरे भाई जो भी आपत्ति है आपको पूरा समय दूंगा मैं, सुन लीजिए विकास भाई की बात पूरी होने मैं तो कह रहा हूँ केदार जी को पूरी तरह से बड़ा रहने दीजिए, फिर मैं आराम से शांति से बोलूंगा। आपने 1 घंटे के लिए बुलाया है, ये अपने शब्दों का चयन करिए। स्टूडियो में नहीं हो, नहीं तो अभी बता देता हूँ वहीं पर। क्या बता देते केदार जी? लोगों ने क्या बता देते केदार जी? क्या बता देते? आप इतने क्या नहीं अरे अपने अंदर क्या है आपके पास, ये झांक के बताओ। आपने आरोप कैसे लगा दिया हम लोगों को? क्या है? खोखले हो, खोखले। आपके पास तो कुछ नहीं है, बात करना। हमें तो जनता का मेरे सामने जब भी बैठो ना ध्यान रखना, ओछे शब्दों का उपयोग। अरे आप ध्यान रखिएगा, मंत्री जी मैं फिर मैं बोलूंगा। अरे बड़बड़ा नहीं दीजिए केदार भाई, वक्त जाया हो रहा है। केदार भाई, विकास भाई, वक्त जाया हो रहा है लोगों का, वो सुनना चाहते हैं, रोज चाहते हैं कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। यहाँ 2 पार्टी के उनको इस तरीके का शब्द आप उपयोग करोगे, ठीक है, ठीक है, पार्टी का आप दोनों के पास। आशीष भाई, आपने देखा बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से तू मैं कर रहे हैं संसद में, ऐसे कैसे यूसीसी पास होगा? नहीं देखिए, अब ये तो बहुत टफ है, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी बोला है कि जिस वक्त पर ये सारी चीजें शुरू हुई हैं तो इस पर सियासी रंग निश्चित चढ़ेगा, टकराव भी बनेगा। मैंने कहा तो बेहतर यही है कि इसको समय लेके काम करना ही पड़ेगा। अगर ये जरूरी है और जरूरी है तो इसके लिए एक सहमति से आगे बढ़ना पड़ेगा और कई चीजें इसमें आएंगी। देखिए ये जो प्रोसेस जो है पिछले 50, 60, 70 सालों से लटका हुआ है, तो वो 5, 6, 7 महीने में पूरा हो पाएगा, ये बड़ी बात है। अगर होता है तो ये बड़ी नई चीज हो जाएगी। जो माहौल बनेगा उससे बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी कोशिश करेगी इसको फायदा लेने की, और ये एक ऐसा मुद्दा है कि हर आदमी चाहता है कि एक मोटे तौर पर कानून जो है सबके लिए समान हो, लेकिन कानून जहां तक की बात है तो बहुत सारी चीजें हैं वो तो सबके लिए समान है। धर्म से जुड़े कुछ चीजें जो हैं उसमें कुछ लोगों को, कुछ धर्मों को और उसको विशेष अधिकार हैं, कहीं नहीं है। और ये बात सिर्फ नहीं है कि वो सिर्फ अल्पसंख्यकों को प्रभावित करता है, कुछ मामलों में वो यूपीसी जब लागू होगा यूसीसी तो बहुसंख्यकों को भी प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये, लेकिन सीधा असर जो होता है वो अल्पसंख्यकों की तरफ ज्यादा होता है। और एक बात और है कि धारा 371 के तहत कुछ राज्य जो हैं, खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्य है और कुछ और हैं, जहां पर उनको अलग से स्वतंत्रता दी हुई है, तो फिर वो उसके दायरे में कैसे आएंगे? तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। बड़ा विषय है
जिस पर बहुत समय लेके सरकार को सहमति से यदि आगे बढ़ना होगा तो ज्यादा ये हमेशा के लिए ये बहुत यूजफुल हो जाएगा। ठीक है केदार भाई, क्या आपत्ति है आपको? डिबेट को पर्सनल मत कीजिए, आपकी पार्टी को डिफेंड कीजिए सर। ये आके पर्सनल कैसे बोलेंगे विजेंद्र भाई? इनकी क्या मजाल है? हम दो जो लोग हैं वो मूर्ख बैठे हैं क्या? इनने आते ही क्या शब्दों का उपयोग किया? इनको अधिकार है क्या इस तरीके का बोलने का? उनको अधिकार नहीं है, लेकिन सर आप पार्टी के बारे में बोलिए ना, आप व्यक्तिगत नहीं, क्यों कर रहे हैं? पार्टी के बारे में बोलेंगे, उनको सोचना चाहिए। ठीक है, लोगों को बुलाया करिए आप जी। जब भी कोई डिबेट में आए ना तो के शब्दों का अरे चयन होना चाहिए। जुमा अभी कांग्रेस का ज्वाइन किए हो, किसको बुलाया जाए किसको नहीं बुलाया जाए, ये सलाह हम दोगे लोगों को, टीवी वालों को। इनको बंद करिए। आपको क्यों नहीं बंद किया जाए? विकास भाई आऊंगा, विकास भाई सुन लीजिए यार, सरकार आपकी है। अरे भाई सरकार आपकी है, केंद्र में राज्य में बड़ा दिल रखिए सर, विपक्ष को सुनना चाहिए आप। मैं तो आपको भी समझाऊंगा, अभी जो लोग संहिता को नहीं समझ पा रहे, संहिता को नहीं समझ पा रहे, वो बड़बड़ाने की ठीक है केदार भाई शब्दों का चयन करने वाले। केदार भाई मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल, पीएम ने बोला कि आपकी पार्टी के लोग भ्रम फैलाते हैं, अभी आपने बोला कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण का यूसीसी से क्या लेना देना? केदार भाई मेरा सवाल, केदार भाई मेरा सवाल, यूसीसी का आरक्षण से क्या लेना देना? देखिए सवाल ये है, ये एक प्रक्रिया है, पहले एक चीज करना दूसरी करना। मैं ये कह रहा हूं, जब रमाकांत जी ने शुरू में कहा, उन्होंने ये कहा कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जब मोदी जी ने ये कहा कि हम सब परिवार के लोग हैं, तो भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भी परिवार के सदस्य हैं, जो सदन में बैठे हैं वो उस सदन के सदस्य, उस बड़े परिवार के सदस्य हैं। तो जब सदस्यों से, परिवार के सदस्यों से बात नहीं करके एक परिवार का उदाहरण देके आप एक अपना बिना सोचे समझे एक कानून आप थोपना चाहते हो, वो नहीं चलेगा। आपने पहले भी कानून थोपे हैं देश में, उनका हर्ष क्या हुआ? सवाल ये हो रहा है कि हमारे यहाँ एससी एसटी। ठीक है केदार भाई, वक्त की कमी है, इसलिए आखिरी कमेंट के लिए मैं रमाकांत जी के पास जाऊंगा। रमाकांत जी, आपने 370 पर बीजेपी का साथ दिया संसद में, लेकिन आज तक वहां विधानसभा के चुनाव नहीं हो पाए हैं। ऐसा साथ किस काम का जिसका जनता को फायदा ही नहीं मिले? देखिए विजेंद्र जी, कुछ सोच करके ही कुछ फैसले लिए जाते हैं जी। जनता को फायदा देने के लिए ही जीएसटी लाया गया था। क्या हुआ था? समान सर्विस समान टैक्स, जी है ना, समान सेवा समान टैक्स, लेकिन पेट्रोल डीजल आज उसके बाहर है ना। तो ये तो केंद्र सरकार की विफलता है। पेट्रोल डीजल को लेके आइए जीएसटी के दायरे में। अगर आप जीएसटी लागू किए हैं, एक समान टैक्स, तो लाइए, आज 40 रुपए हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा पेट्रोल डीजल। आज लोग 100 रुपए से ज्यादा में खरीद रहे हैं। तो पर पटेल साहब वो तो कहते हैं कि आप एक शराब की बोतल पे दूसरी फ्री बंटवाते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था चलाने का तरीका तो दूसरा है। देखिए विजेंद्र जी, अगर आप ये कहेंगे तो मैं आपको फिर बतलाऊं, आपका इशारा है कि दिल्ली में शराब घोटाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता ये नहीं बतला सकता है कि वो घोटाला हुआ क्या है, कैसा घोटाला, उस पर अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। सब हवा हवाई बातें, हवा हवाई। ठीक है, वक्त की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। विकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। केदार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवक्ता हमारे साथ आम आदमी पार्टी के रमाकांत जी थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी एक बार फिर अपने मूल मुद्दों पर लौटती दिखाई दे रही है। इससे साफ है कि विपक्ष को बीजेपी की तैयार पिच पर मैच खेलना होगा। कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ नहीं है, कुछ दल समर्थन में है तो कुछ विरोध में। ऐसे में कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ सकती है। कांग्रेस इस मसले से कैसे निपटती है और इसकी क्या काट ढूंढती है, देखना दिलचस्प होगा। खैर, चर्चा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।